आज के दिन की बड़ी खबर अदालती माज से है और ये खबर है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो नजरसानी की दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर की गई थी, उन पर ये दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। 7-5 की अक्सरियत से ये दरख्वास्तें नजरसानी की मंजूर की गई हैं और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 12 जुलाई 2024 का इन्हीं नशिस्तों से मुतालिक ये नशिस्तें PTI को दी जाएं, उसको कलअदम करार दे दिया गया, वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 14 मार्च 2024 का वो बरकरार रखा गया है, जिसके बाद जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। और इसमें जो एक और पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मायूसी का कि फर्दर इसमें कोई और अपील नहीं की जा सकती, ये लास्ट फोरम था जिस पर नजरसानी रिव्यू का कहा जा सकता था। सिटी साहब, इससे तो आइन और कानून की फतह करार दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और दीगर पार्टीज की तरफ से भी, क्योंकि उन सबको वो मखसूस नशिस्तों के वो कोटे मिल गए जो इससे पहले भी उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवा चुके थे। और अब आईनी बेंच के सामने दरखास्तें लगी जिसमें हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कुछ बदमज़गियाँ भी हुई, जजेस के साथ उनकी तकरार भी मीडिया का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर आई। लेकिन अब मामला किस तरफ जाएगा ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस फैसले के क्या अदालती और सियासी असरात हो सकते हैं। आयशा, पहली बात यह है कि ये कोई सरप्राइज फैसला नहीं है। मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान में एक बंदा नहीं मिलेगा आपको जो ये समझता है कि ये सरप्राइज है। सारे यही तवक्को कर रहे हैं। ये जो फैसला आया है इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं। पहला तो ये है कि 2 जजेस तो पहले से ही ना करके अलग हो गए थे जी। फिर एक जज ने कहा कि मैं कोई फैसला नहीं देता, वो भी अलग हो गया। तो आखिर में 10 ही रह गए और 10 में से पहले ये पता चला कि 10-7-3 है, फिर अब पता चला कि नहीं, वो जो 2 पहले ही फैसला करके चले गए थे कि जी हमने तो अपना फैसला तब्दील नहीं करना जो हमने पहले दिया था, तो इसलिए हम नहीं बैठेंगे। तो जिसमें जस्टिस आयशा भी थी एंड सो ऑन। तो अब ये 7-5 का फैसला आया है। तो मेरा ख्याल है ये तवक्को यही थी कि यही होगा, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है, मगर इसके नताइज बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अब मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके साथ जो 2/3 मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में वो अब आसान हो जाएगी रूलिंग क्लिक के साथ, रूलिंग यूनिटा के साथ, रूलिंग रेजीम के साथ के लिए। वो खैर उन्होंने तो 26वीं तरमीम भी पास करवाई ली थी और अब ज्यादा जाहिर है अब तो झटका लगेगा और भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद सबको जो इत्तेहादी लोग हैं, नून लीग हो गई, JUI हो गई, पीपल्स पार्टी होगी, सबको एडिशनल सीट्स मिल जाएंगी तो आसान हो जाएगा काम। सो एक तो ये, अब बात यह है कि आसान हो तो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, तो सवाल ये है कि इस कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं जिसके लिए इतनी तैयारी की जरूरत थी। इसका मतलब है कि इसके पीछे मकसद बड़ा सीरियस है कि ना जो भी काम करवाने हैं कोई उससे लेन देन नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी, जो कहेंगे वो आपने लगानी है मोहर। इतनी मेहनत के बाद तो फिर यही इसी किस्म का फल लोग चाहेंगे, द पावर्स दैट बी। तो अब मेरा ख्याल है स्पेकुलेशन तो यही होगी कि अब किस किस्म के 27th अमेंडमेंट आ रही है या उसके बाद 28 भी आ सकती है। तो इसलिए आई थिंक लगता ऐसे ही है कि नेशनल असेंबली में और KP की प्रोविंशियल असेंबली में, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स भी दी जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग हरकत में आएंगी दोनों असेंबलीज और नए कानून बनेंगे, नई तब्दीलियाँ आएंगी एंड वी शुड डिस्कस दोज अ लिटिल बिट जी। और वो तब्दीलियाँ जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं उसकी कुछ कड़ियाँ भी मिल रही हैं। ये हाल ही में एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज़्यादा जो KP और पंजाब का बजट है उसमें जो खुर्द बुर्द है या उसमें जो भी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद KP में रिजीम चेंज कह लें या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है और कुछ कानून साजी नेशनल असेंबली में भी हो सकती है। आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? KP असेंबली में तो जाहिर है गंडापुर साहब के लिए प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। वहाँ भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले PTI की जो मेजॉरिटी है उसकी लीड जो है वो कम की जाएगी बाय दीज न्यू इंडिपेंडेंट्स, जिनको वो इंडिपेंडेंट कह रहे हैं ये इधर चले जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे, फिर उसके बाद तो इस किस्म की चीजें चलेंगी और गवर्नर्स रूल की तलवार लगेगी ऊपर, लगे रहे सारा वक्त रहेगी। तो मेरा ख्याल है वहां भी कुछ वक्त लगेगा
मगर वहाँ भी कोशिश यही होगी क्योंकि कि वहाँ भी तब्दीली लाई जाए और वहाँ भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट आए, वहाँ भी नो नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उसकी वजह यह है कि वो प्रोविंस बहुत सेंसिटिव है। ये वजह नहीं है कि बड़ी प्रो इमरान खान है, तो वो प्रोविंस बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया है। वहाँ जिस किस्म की जो सूरत हाल रही है, इट्स काफ़ी खतरनाक सूरत हाल रही है। और केपी की गवर्नमेंट ने खास तावन नहीं किया विद द एस्टेब्लिशमेंट विद द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं समझता हूँ कि इनका तो वक्त आया हुआ था, ये तो तावन भी नहीं कर रहे थे और सियासत खेल रहे थे विद इश्यूज विच आर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, स्पेशली रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड तालिबान। और अभी भी खान साहब की पुरानी लाइन चल रही थी और ये दे वर नॉट पेइंग इट सफिशिएंट अटेंशन। तो मेरा ख्याल है इनका तो वक्त आया हुआ है, ये सूनर और लेटर ये इनको फारग दिया जाएगा। मगर सवाल ये है कि इनको फारग करके किसको लाया जाएगा जी। अगर तो ये मौलाना को लाएंगे तो फिर भी मसले रहेंगे इनके। तो मौलाना भी जैसे है ना, वो पुश ओवर नहीं है, धक्का दे और मौलाना हट जाए, नो नो। मौलाना भी अपना जैसे कहते हैं ना, वो पाउंड ऑफ फ्लैश वो मौलाना भी मांगेंगे। सो अब ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पावर्स दैट बी के लिए और फेडरल गवर्नमेंट के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। गड्डापुर को फारग करके इमरान की हुकूमत को फारग करके कौन सी हुकूमत लानी है, कैसी हुकूमत लानी है, या बेहतर यही है कि सबकी छुट्टी कराई जाए और गवर्नर रूल ही लगा दिया जाए। और फिर इस्लामाबाद जो है ये डायरेक्टली रूल कर सकते हैं, अपना गवर्नर लगा के और अल्लाह खैर सदा चलाएं, जैसे भी एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आए और जो कहा जाएगा वो हो जाएगा। करप्शन भी कम हो जाएगी, इफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी और कोऑपरेशन बिटवीन केपी गवर्नमेंट एंड इस्लामाबाद ओब्लिक रावलपिंडी बेहतर हो जाएगा। सो आई थिंक निशान तो यही है, जो सारे निशान नजर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि केपी में तब्दीली आनी है सूनर और लेटर। अब वो कब आएगी, कैसे आएगी, वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि वहाँ पीटीआई के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है ना। हम गंडापुर आ रहा है, जा रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा एंड सो ऑन। बट आई थिंक कोशिश की जाएगी कि ऐसी हुकूमत वहाँ आए जो कि फुली कोऑपरेटिव हो विद इस्लामाबाद। और मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं होगा तो फिर गवर्नर रूल ही लगाना पड़ेगा सूनर और लेटर। अच्छा, बहरहाल वो देखी जाएगी। यहाँ तक जो इस्लामाबाद की बात है, यहाँ तो बड़ा क्लियर कट है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने हैं, कुछ तो खामियां रह गई हैं 26th अमेंडमेंट के अंदर, उनको पूरा पक्का करना है। और फिर मेरा ख्याल है दे मे बी सम अदर इश्यूज। अब बातें बड़ी हो रही हैं, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने अपना चिड़िया को घुमाया नहीं है, क्योंकि लोग जरा थोड़े से परेशान होते हैं टेलीफोनों के ऊपर बात करने के लिए। कुछ बातें होती है अंदर की जो बराह रास्त ही मिलती है। तो इस वक्त मेरे पास कोई ये खबर कोई नहीं है कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। मगर जो अफवाहें उड़ रही हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो जाहिर है उनको भी फीड किया जाता है कि टेस्ट द वाटर्स, चेक करें पानी कितना गहरा है, क्यों समुद्र डूंगा है, दरिया है, क्या है, तालाब है। सो आई थिंक जिससे बातें यही हो रही हैं कि अब कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जाएं जहाँ एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो और भी वाज़ेह हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एम्बेड कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दिया जाए। अभी तो अनऑफिशियली चलता है ना सारा कुछ, तो ये भी खत्म किया जाए या अनऑफिशियली जो चलता है, जो डिपेंड करता है सियासी जमातें क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, और फिर बहसें होती हैं। अब और ये इसलिए आज ये डिस्कशन शुरू हो गई है क्योंकि जब फील्ड मार्शल साहब वाशिंगटन गए थे तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक आर्मी चीफ को या आर्मी जनरल को दावत पे बुलाए एंड व्हाइट हाउस में एंड मेक हिम अ वेरी एक्सक्लूसिव ऑफर। आमतौर पे ऐसी चीजें प्रेसिडेंट्स के लिए, हेड्स ऑफ स्टेट के लिए होती है, नॉट इवन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स। तो ठीक है, जाने से पहले उनको फील्ड मार्शल का एक ओहदा दे दिया गया। मगर इवन अयूब खान जब गए थे तो फील्ड मार्शल के अलावा वो प्रेसिडेंट भी थे। ज़ियाउल हक साहब का भी यही था, ही वाज प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। और दुनिया के जो ममालिक है उनका भी एटीट्यूड आयशा यही है, यार बात करनी है उसके साथ, जो बात करेगा वो निभाएगा। ये पॉलिटिशियंस तो आज आए कल चले गए, इनकी बात अगर इन्होंने भी जी हजूरी लेनी है, कहीं और से जाके इजाजत लेनी है, तो फिर इनसे क्या बात करनी है, उधर ही बात की जाए। अब पता है ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शेर का जो उरूज है वो जवाल पजीर हो चुका है, यानी उनसे जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है। बात तो सही है, अब शेर तो फारग हो गया, शेर को तो वोट शोट इतने नहीं पड़ने।
अलबत्ता अगर 4 साल 3 साल और रह जाए तो शायद कोई अच्छे काम कर जाएं, क्योंकि बुरे काम तो उन्होंने कोई नहीं किए। वो और बात है कि लोग अभी इमरान खान का साथ छोड़ना नहीं चाह रहे, मगर इन्होंने इतने बुरे काम तो नहीं किए, इन्होंने मुश्किल फैसले किए हैं। इन्होंने रियासत को एक बहुत खतरनाक मोड़ से बचाया है और अपनी पार्टी को सेक्रीफाइस कर दिया है। और ये डिबेट पहले भी नून लीग के अंदर हुई थी और नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि ये इतनी जिम्मेदारी ली जाए, मगर शहबाज शरीफ साहब चाहते थे और भी पार्टी चाहती थी। और तो इसीलिए फिर यही फैसला हुआ कि हाँ, और एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी आओ ना जिम्मेदारी लो और चलाओ। तो फिर तो वो भुगतना पड़ेगा। सो आई थिंक थिंग्स विल मूव इन दैट डायरेक्शन। मेरा ख्याल है और कुछ और किस्म की चीजें भी हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि विच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, बट इसके अंदर सारे आर्मी चीफ्स वगैरह हों। इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो है तो सही, बट इट्स प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ साहब ने जनरल जहांगीर करामत की जो तजवीज़ थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और इमरान खान के ज़माने में भी एक थी कैबिनेट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है इस किस्म की कोई चीज़ थी। तो हो सकता है उसको फिर घूम फिर के फिर किसी तरीके से कुछ कर दिया जाए। और अब जो सिचुएशन है कि जिसमें जनरल साहब जो है वो हो आए हैं वो व्हाइट हाउस से, और नून लीग में पीपल्स पार्टी में जैसे कहते हैं ना चोरी की थी, तो मतलब है कि अल्लाह खैर सला, तो आगे भी जरूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे। पहले भी ये जाते रहे हैं अलग, बाजवा साहब भी जाते रहे, सऊदी अरेबिया चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। वो तो बड़े खुद कहते थे कि हमने किया है ये काम, पैसे हमने लेके दिए एंड सो ऑन एंड सो। तो मेरा ख्याल है देयर इज नो नीड, इट्स अननेसेसरी। बट पीछे क्या सोच है, और अभी नून लीग के बारे में भी बातें शुरू हो गई हैं। आप ये प्लांटेड हैं या सच है कि जी बड़ी करप्शन हो रही है? पीटीआई के खिलाफ भी है केपी में बड़ी करप्शन हो रही है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है कि जी पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी करप्शन कर रही है, मगर एक्चुअली कोई खास एविडेंस नजर नहीं आ रही। ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, अंसार अब्बासी साहब ने ये ब्रेक की थी और उसमें बाकायदा उन्होंने आदाद-ओ-शुमार दिए मुख्तलिफ हुकूमतों के, वही ज़ेर बहस। और आप देखें सोशल मीडिया पर यलगार है, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लिख रहे हैं। आप देखें उसमें उन्होंने बाकायदा वो रकूम बताई हैं जो उड़ाई जा रही हैं, मुल्की खजाना उड़ाया जा रहा है। तो आपको पता है ये किसी ना किसी तब्दीली का पेश खैमा होता है कि जब वो हुकूमतें जिनको सनद मिली हो एस्टैब्लिशमेंट की, उनके खिलाफ इस तरह की बातें लिखी जाएं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तो ऐसा कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा जिसमें चेंज आ सके। वो सब काम हो रहे हैं जो उनसे मतलूब थे। लेकिन सेठी साहब, माजी करीब में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो हमें बाद में समझ आई हैं। हाँ सही है, मगर अभी थिंक प्रीमेच्योर है। ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है ना, ये ऐसी होती है। मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह इनको, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और कैसे उसके अंदर ऑडिट पैराज बनते हैं। दिस इज नथिंग न्यू। ये तारीख में ऑडिटर जनरल की ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं और जब आती है 2 दिन चलती है, उसके बाद भूल जाते हैं। मगर ये जो पॉइंट आपने रेज किया कि ठीक ठाक लोग जो है उसको हवा दे रहे हैं, तो जाहिर है फिर उसका तो मतलब आप समझ ही जाए। अब मतलब है अगर मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो मैं ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट कर दूंगा, मगर कुछ लोग हैं वो ऑडिट रिपोर्ट को वैसे ही शाया कर देते हैं। आप समझे मेरी बात? जी। तो ये तो इसका ये मतलब है कि कोई ग्राउंड तैयार की जा रही है या इशारे कर किए जा रहे हैं, मगर कभी कभी ये जिससे ये जरूरी नहीं होता कि इसका मतलब है कि तब्दीली आ रही है। ये बेसिकली सियासतदानों को टाइट करके रखने की जरूरत होती है कि जी आप टाइट करके रहे इनको थोड़ा, ताकि और ना ये गड़बड़ करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज देखिए ना, ऑडिट रिपोर्ट तो फिर और भी बड़े इदारे हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं आती? तो इसलिए आई थिंक आई डोंट पे टू मच अटेंशन टू ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट्स। बट आपके प्रेडिक्शन की तरफ लोग बड़ी तवज्जो पे करते हैं। आपने जब ये कहा कि पंजाब हुकूमत का कोई बड़ा स्कैंडल या करप्शन सामने नहीं आई, उससे कुछ दिन बाद ये वाली रिपोर्ट सामने आ गई थी तो आप जो बात करते हैं उसको काफी कीनली सुना जाता है। हाँ, और फिर उसको काउंटर किया जाता है। अभी सिचुएशन ये है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो मैंने तो कोई चीज सुनी नहीं है। अलबत्ता उनके कुछ मोहरे हैं जिनके बारे में खबरें चलती हैं, मगर जब वो इस्लामाबाद में थे तो उस वक्त भी ये चलती थी
ऐसी चीजें। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो इमरान के जमाने में भी थी, पीपल्स पार्टी के जमाने में भी थी, नून के जमाने। यार इतनी करप्शन तो होती है ना, अगर ये ना हो तो ये लोग तो ये इलेक्शन वैक्शन ये क्यों, ये कोई पब्लिक सर्विस करने तो नहीं आते ना, ये चार पैसे बनाने आते हैं। इनके पैसे भी बड़े खर्च होते हैं यू नो इलेक्शन में, पर चार पैसे भी बनाने होते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो बिजनेस, इट्स नॉट पब्लिक सर्विस। मगर बात यह है कि अगर ये पब्लिक सर्विस नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कौन करता है पब्लिक सर्विस? क्या ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक सर्विस करते हैं? यस, देयर आर सम वेरी वेरी गुड केपेबल ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, इसमें कोई शक नहीं है। बट बाय एंड लार्ज लोअर लेवल्स की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो बेचारे कैसे अपने, जैसे कहते हैं ना, रोटी पानी उनके लिए मुश्किल हो जाता है इन तनख्वाहों की। तो हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव? आप मुझे बताएं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं? क्या आप एक गाड़ी भी रख सकते हैं? क्या आप लाख रुपए 50 लाख हजार रुपए बिजली का बिल भी दे सकते हैं? नहीं दे सकते यार, बड़ा मुश्किल है। आजकल जो इन्फ्लेशन हुई हुई है, 2 3 4 लाख रुपए के साथ कुछ नहीं बनता। तो इसलिए यू हैव टू बी एबल टू, और बेचारे जो लोग इससे कम पे हैं, सो कितनी मुश्किलात हैं उनके लिए, हाउ टू हैव अ डिसेंट लाइफ। तो इसलिए आई थिंक, और ब्यूरोक्रेट, व्हाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट, हर रोज कपड़े भी चेंज करो, हर रोज टाइट होके भी जाओ, तो जाहिर है दे हैव टू कट कॉर्नर्स, वो भी अपनी कमीशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स डिफिकल्ट आउट देयर, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। सो आई थिंक वो जैसे मलिक रियाज कहते हैं ना कि फाइलों के पहिए लगाने पड़ते। हाँ, और ये बाय द वे करप्शन के ऊपर तुम अगर चाहो तो कोई एक प्रोग्राम कर लेते हैं किसी वक्त। मैं आपको बताऊंगा चाइना में कितनी करप्शन है, अमेरिका में कितनी करप्शन है, फ्रांस में कितनी करप्शन है, इंडिया में कितनी करप्शन, कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी उनके वो सिस्टम को चलाते हैं, कोई परफेक्शन नहीं है। और जब मार्शल लॉ आता है और एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट रूल करती है तो आपका ख्याल है कम करप्शन होती है? सिर्फ ये होता है कि हम लोग बात नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है ना, मगर वो तो हर लेवल पे चलती है चीजें, लो लेवल पे सब कुछ चलता है, हाई लेवल पे नहीं चलता, बट लोअर लेवल पे चलता है। और देन देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों का आया, इसके असरात को असेस करने में हम काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन अगर हम ज़रा करीब आके इसके असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देखें तो अभी हाल ही में अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि केपी के मामले पे, बजट के मामले पे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब शायद माइनस हो ही गए हैं, लेकिन इस फैसले के बाद क्या पीटीआई भी माइनस हो गई है? और अगर ऐसा है तो पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है एहतजाज के अलावा? कुछ भी नहीं है, पीटीआई के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। पीटीआई ने अपने पाँव के ऊपर, जब से पीटीआई बनी है, अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियां मार रही है, और खान साहब इज अ मास्टर, एमए पीएचडी हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही। तो इसलिए पीटीआई को तो पता ही नहीं है कि वो आ रहे हैं कि जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा नजर आएगा कि अब तो जा रहे हैं, हम तो आए थे और अब जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। पीटीआई का एक ही प्लस पता है कि पॉपुलर पार्टी है, किसी न किसी स्टेज पे पॉपुलैरिटी काउंट करती है, और आवाम में गुस्सा भी है, इससे तो कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि बिफोर यू टेक सच अ स्टेप यू शुड थिंक सीरियसली कि इसके नुकसान और फायदे क्या हैं, और अगर फायदे इतने नहीं हैं, बाकी काम चलता है, तो काम को चलाना चाहिए, ऐसा ऐसा स्पेस भी खोलनी चाहिए। और बट आई कांट से, पावर इज अ वेरी हेडी थिंग, और खुशामदी बड़े होते हैं जो कहने वाले होते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, दुनिया हमें तस्लीम करती है, हम ही हम हैं, ये कौन लोग हैं, सो ऑन। तो ये चीजें चलती हैं, बट आई थिंक विजडम, मेरा ख्याल है कि विजडम की वजह से, विजडम होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट टू कम डायरेक्टली इनटू पावर, ये दिस इज वर्किंग, और वो खुद ही कहते हैं हाइब्रिड 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 हाइब्रिड। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे है कि ये हाइब्रिड को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली पक्का करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि जी सबकी छुट्टी कराएंगे और खुद टेक ओवर कर लेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है।